आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तुर्की के सदर का दौरा पाकिस्तान। एक दिन पहले ही वजीर आजम की मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। अमाराती सदर से वन ऑन वन मुलाकात के बाद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से तवील नशिस्त। मुआशी मैदान में इस्तेहकाम के बाद अब IMF भी एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की सिमत पर गामजन है। पाकिस्तान की अफरात ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। मुआशी बेहतरी की इन खबरों में मगर आज तहरीक इंसाफ ने IMF को डॉसियर भेज दिया है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ अवामी स्टाफ को तीसरा खत भी लिख दिया है। 6 नुकाती इस खत में इमरान खान ने एक बार फिर फौज से मुतालबा किया है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। खत में डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमत की पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान और इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने के मामले को हाईलाइट किया गया है। आज इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी हुकूमत जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। उनका कहना था कि फौज बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और फौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने इससे पहले लिखे गए 2 खतूत में भी ये मुतालबा किया था पॉलिसियों में तब्दीली पर नज़रसानी की जाए। पहले 2 खतूत का बाकायदा जवाब ना आया और इस्टेब्लिशमेंट की कोई दिलचस्पी ना रखने के बावजूद मगर अब इमरान खान ने तीसरा खत लिख दिया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए ने खत के मौसूल होने की ना सिर्फ तरदीद की थी बल्कि ये भी वाज़ेह किया था कि तहरीक इंसाफ ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। इस बहुत ही वाज़ेह रद्द अमल के बावजूद मगर तीसरा खत भी लिख दिया गया है। इमरान खान बज़ाहिर आइन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बहाली की जंग लड़ने का इजहार कर रहे हैं मगर साथ ही IMF को डॉसियर के नाम पर पाकिस्तानी मुईशत की राहों में मज़ाहिम होने की कोशिश भी जारी है। आज भी फैसल चौधरी के बकौल इमरान खान ने कहा है कि 18 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत छोड़ी तो मुआशी ग्रोथ 6.4% थी। तहरीक इंसाफ मुआशी इस्तेहकाम तरक्की की हुकूमती दावों को यकसर मुस्तरद कर रही है, लेकिन मियां नवाज शरीफ बार बार ये बावर करवा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुआशी जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। आज भी अरकीन पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का यह कहना था कि बेईमानी से आए एक शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी और हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ का मानना है कि मुईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नाज़रीन, IMF की डायरेक्टर से मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि हमें ये खदशा था कि IMF बिजली की कीमतों में कमी पर रजामंद नहीं होगा, लेकिन IMF सरबराह की जानिब से इस हवाले से प्लान बनाकर लाने और इस पर गौर करने की यकीन दहानी करवा दी गई। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी वो हासिल कर चुका है। IMF की डायरेक्टर से उधर जब वजीर आजम मुलाकात कर रहे थे तो इधर इस्लामाबाद में IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला। IMF के वफ्द ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मुलाकात की, महकमों, पब्लिक सेक्टर इदारों, वजारतों के ऑडिट पर बातचीत की। इसी तरह वफ्द ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद ना होने पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। FBR के साथ मुलाकात में करप्शन के खात्मे, स्मगलिंग की रोकथाम और टैक्स चोरी रोकने के हवाले से बातचीत की गई और फिर IMF वफ्द का वजारत कानून से मुलाकात के हवाले से खबर आई कि जो कि वजारत कानून की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। IMF की पाकिस्तानी इदारों से बराह रास्त मुलाकातों पर जहां अपोजिशन शदीद तनकीद कर रही है, वहीं चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सरापा एहतजाज है। आज JUIF के रुकन नूर आलम खान ने ऐवान में खड़े होकर यह सवाल किया कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसकी इजाजत से मिला। IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है, किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता यह है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है
और उनको हमारे अदल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि IMF का वफ़द जो है या IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? वफाकी वजीर दिफा ने नूर आलम खान का जवाब देते हुए कहा कि IMF से मुलाकातें हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात किया, दे कुड हैव एटलीस्ट कोई कह सकते थे कि जी हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती, लेकिन जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है, मजबूरी है। जो हमारी कंपल्शंस हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। जबकि जेल से शाह महमूद कुरैशी ने भी आवाज बुलंद की है। माजी में कभी IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली और इस ब्रीफिंग के बाद मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर फरमा रहे हैं कि ऐसी मुलाकातें तो मामूल की बात है। जहाँ तक IMF के वक्त का है वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। सो नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कत्ल है कि नहीं मिलने चाहिए। नहीं, डोमेन तो देखो अक्सर ऐसे वो आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने मुल्क के बारे में, लेकिन वो एक रिपोर्ट वज़ा ज़रूर करते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही IMF को बाकायदा डॉसियर भी पहुंचा दिया है। ये डॉसियर वजारत खजाना में IMF मिशन को भेजा गया है और इस डॉसियर में चीफ जस्टिस को लिखा गया खत, पतन की रिपोर्ट, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से एक और खत भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर ने IMF को लिखा है कि उनका जो वफ्द ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान आया है, उनको सारे हकायक मालूम होने चाहिए। इलेक्शन 2024 में रियासती इदारों ने मंफी किरदार अदा किया, इलेक्शन में धांधली हुई। खत में लिखा गया है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आईन और कानून की पासदारी नहीं है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को कैद कर दिया गया है, इस बात को बार बार हाईलाइट किया गया है। तहरीक इंसाफ के डॉसियर भेजने के साथ साथ बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर के जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स भी हैं, ये अब बाकायदा IMF वफ्द से अलहदा मुलाकात करने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम तफसीलात IMF वफ्द के सामने रखी जाएंगी। एक तरफ हुकूमत बैरून मालियाती इदारों को ब्रीफिंग्स, मुलाकातों को ही कामयाबी की कुंजी समझकर इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासी बका की जंग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उठाना चाहती है। जबकि तरसीलात ज़र 9 अरब 56 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई हैं और ये इजाफा ऐसे वक्त सामने आया है कि जब तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील की गई थी। गोया तहरीक इंसाफ की ये मुहिम भी नाकाम हो गई है। मुज़ाकरात में नाकामी, बैकडोर राब्तों में नाकामी, मरासला निगारी में नाकामी और इमरान खान की रिहाई में नाकामी के बाद अब पार्टी में इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के इंतजामी ढांचे में तब्दीली के बावजूद स्वाबी के जलसे में ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए और आज खबर आई है कि इमरान खान की हदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से ही फारिग कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के बाद बतौर रुकन कौमी असेंबली इस्तीफा भी तलब कर लिया जाएगा। जराए बता रहे हैं कि स्वाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान से शिकायत की। इसी तरह तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर सैफ को भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह अदील मलिक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ताहम बैरिस्टर सैफ वजीर आला के मुशीर बरकरार रहेंगे। इसी तरह कवल शौजब और आलिया हमजा को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में शामिल करने का फैसला भी कर लिया गया है और इस साथ ही आमिर डोगर को भी ऑपोजिशन से मुज़ाकराती कमेटी में शामिल करने की हदायत भी दी गई हैं। तहरीक इंसाफ में पार्टी सतह पर तेजी से तब्दीलियां सामने आ रही हैं, मगर इदारा जाती सफ़ों में अभी तक तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक रवैयों में किसी किस्म की लचक या तब्दीली का कोई इशारा नहीं है। आज ही तहरीक इंसाफ रहनुमा समियाबी ताहिर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा सिमाबिया ताहिर को आज अडयाला जेल में कायम अदालत में पेशी के दौरान हिरासत में लिया गया और बादज़ां उन्हें थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम को जिना हाउस हमला केस में बेकसूर करार दे दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को यह बताया है कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है और ये दोनों बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हमें 20 माह बाद सुरखरू कर दिया गया, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस अजियत से ना गुजारे। 20
10 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं और आज भी इनको पता था ये सरासर निजाम की ज्यादती थी लोगों के ऊपर। तो ये निजाम को ठीक करने की अशद जरूरत है। हालात की इस संगीनी में अब तहरीक इंसाफ के पास क्या सिर्फ खत व खताबत का ही ऑप्शन बाकी बचा है या फिर अपोजिशन की तश्कील दिए गए ग्रैंड अलायंस से कुछ उम्मीद बाकी है? हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान के वकील हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बता दीजिएगा कि ये खत पे खत क्यों लिखे जा रहे हैं? और अगेन आई आस्क यू दिस, आप कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस है, मगर आप मुखातिब चीफ अवामी स्टाफ से होते हैं, उधर से ना कोई दिलचस्पी है ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, वाई? मैं आई वुड से कि जो मुखातिब हैं उनको पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का इदराक होना चाहिए और दे शुड रिस्पॉन्ड। जो इमरान खान से हमने बात की है, आज भी उनका 3rd लेटर आ रहा है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनकी इफ़्ज़ात के लिए और पार्टी के लिए वो कोई ना कंसेशन चाहते हैं ना कोई डील चाहते हैं, और वो जो भी बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके बावजूद जो कौम और फ़ौज की अहम इस्लाह की बात करते हैं ना बार-बार। मगर बात यह है कि एवरीबडी हैज़ टू सी बियॉन्ड इट्स नोज़। ये अना का मसला नहीं, ये मुल्क का मसला है। मुल्क जो है किसी भी शख्सियत से, किसी भी इदारे से इम्पॉर्टेंट है। अवाम और मुल्क जो है वो होंगे तो इदारे और शख्सियात काम करेंगी। इसीलिए Is this your only option right now? Protest, letters, dialogue, Donald Trump, now IMF, dossier. Are you running out of options? We will try everything. Why wouldn't we? Because हम लोग जिस तरह से हमें रखा गया है, हमारे साथ पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ज़ाती दुनिया में है जो नहीं की गई? आप केपी और पंजाब के इलेक्शन से लेके 90 डेज में इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा गया, हमारे पार्टी का सिंबल लिया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, उनकी फैमिलीज़ के, उनके घरों के साथ क्या किया गया है? उनके घर तबाह किए गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को, बच्चों को थ्रेटन किया गया है। 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान या कुछ नया नहीं, हमने ये चीज़ों को ब्रेवली जो है वो हमारे कारकुनान ने उसको फेस किया है। महर हमारे 14 बंदे शहीद हुए हैं, 14 बंदे शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, और कोई बंदा पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन, आई एम सॉरी अलाउ मी टू जस्ट कंप्लीट माय सेंटेंस, पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको एड्रेस कर सके। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एड्रेस करने के लिए आईनी बेंच को दे दिया है ना। आईनी बेंच आपको उधर से कोई आईनी बेंच क्या करेगा क्या नहीं करेगा? आईनी बेंच अगर इतना सेंसिटिव होता तो अभी तक ये पिटीशन किसी जगह लग चुकी होती। देखिए, जब कल चीफ जस्टिस ने हमारे जो एलिगेशंस हैं उनको कंसिडर करते हुए, सीरियस का एलिगेशन को कंसिडर करते हुए आईनी बेंच की तरफ मामला भेजा और यूएसबी का भी जिक्र किया। और यूएसबी में जो हमने बात की है, जो हमने उसमें एविडेंस दिया है, वो बड़ा सीरियस एविडेंस है। वो एविडेंस को आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते। आप अप्रिशिएटेड है कि उन्होंने आईनी बेंच की तरफ ये भेजा है, या आप लोगों को तो आईनी बेंच पे ही सिरे से इख्तिलाफात हैं? बात ये कि आईनी बेंच क्या करता है क्या नहीं करता है। आईनी बेंच को अभी तक अपनी यूटिलिटी और अपनी इफादियत साबित करनी है। पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नाकाम है। आप रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उधर से? एज ऑफ राइट नाउ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं रिलीफ एक्सपेक्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बुनियादी फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की वो हिफाजत करें। क्योंकि अगर कोर्ट्स ये नहीं कर सकती तो फिर किसी भी जज को, किसी भी कोर्ट को रहने का हक नहीं है। देखिए, हम लोगों ने जो अवाम है वो अपने टैक्सेस से इन जजेस का पेट इसलिए नहीं भरते हैं कि इनकी नौकरियां बचाएं। हमारे जो रियासत का हमारे साथ वादा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे बताएं, इस सूरत हाल के अंदर इतनी एक सेंसिटिव सूरत हाल है कि अब आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर रेफरेंस भी बनाया जा सकता है, इनफ कंटेंट और मवाद मौजूद है जिसके ऊपर बनाया जा सकता है ये बात। अब आपके हसन अयूब साहब सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर ये रेफरेंस बनेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये रेफरेंसेस पहले बनना शुरू हो गए, पहली अदलिया जो है उसके अंदर एक दरार जो है और एक तकसीम है बड़े वाज़े तौर पर खुल के सामने आ गई है, तो ये आप अपने रिलीफ की भी मुतमन्नी है बीच में जिधर वो अपने? देखिए, हमारे लिए अपने रिलीफ का इससे इम्पोर्टेंट जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का रिवाइवल है, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की जो व्हाट अबाउट रेफरेंसेस? एक रेफरेंस करके आपको लेने के देने पड़ गए काजी फैज ईसा के खिलाफ, या वुड यू रिकमेंड कि हुकूमत को रेफरेंस बनाना चाहिए? 7-8 कर रही है तो करे, बिस्मिल्लाह। फिर वो हुकूमत जाने, वकला जाने, अवाम जाने, पॉलिटिकल पार्टीज जाने। यह ऐसा मजाक है कि जो शख्स इस मुल्क में आइन और कानून के लिए जो जज खड़ा है,
आपने उसकी डिग्रीज को चैलेंज कर दिया, आपने उसके घर वालों पर सर्विलेंस लगा दी, आपने उनके खत लिखने पे। आपको लगता है ये बड़ा खतरनाक साबित होगा? पहली बात तो ये है कि हमें ये फैसला करना है कि हम किसी बादशाह की राया हैं या हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। क्या कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का वादा हमारे साथ एक मुनाक के अंडर रहने का था या हमारे मुसलमानों के सियासी हकूक़ की दूसरी तरफ हम एक सेकंड एक से जरा सा ब्रेक मारें, दूसरी तरफ जो है वो कायद आजम के विजन के ऊपर गामजन होने की ही का दावा करती है ये हुकूमत। आप देखें कि मुईशत के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपके तैयब अर्दोगान इधर पहुंच रहे हैं, रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं, आपकी कॉल फेल हो गई है, मैंने अभी डिटेल्स इसके ऊपर दिया सर। करंट अकाउंट आपका एक दफा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों कम हुआ है? इंपोर्ट को आप कह रहे हैं 33%। I agree with you, growth नहीं हो रही सर, but the point right now IMF की MD ने भी ट्वीट कर दी है कि फैसलाबाद में लूम का जो मौजूद है, लाहौर में इफरात-ए-ज़र कम हुई है सर, रिफॉर्म्स के ऊपर हम गामजन है। ये मैं नहीं कह रही एमडी IMF भी खुश है, उसने भी ट्वीट किया, वो भी झूठ बोल रही है। आप मुझे बताइए, वो झूठ नहीं बोलती होंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसकी रीजंस देखें। आप स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज्यादा शॉक करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम क्या है? फखर कर रहे थे इस बात के ऊपर। मियां साहब, it's not reflective of the economy sir. Yes, of course. I understand that. You know, but if it is not reflective of economy, अगर ये पाकिस्तान की मईशत की सही अक्कासी नहीं कर रहा तो ये हुकूमत झूठ बोल रही है। सर मुझे आपसे सवाल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हैं। इन्होंने अपने 20 बंदों के 20 कंपनीज के जिनको एस्टैब्लिशमेंट ओन करती है, अगर आपने जो वॉल्यूम है स्टॉक मार्केट का 2017-18 का वॉल्यूम है, उससे बढ़ के नहीं है। आप गेट ओवर द स्टॉक मार्केट, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू ओवर द स्टॉक मार्केट सर, मैं तो पहले ही कह दिया कि मुईशत की रिफ्लेक्टिव नहीं है, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि मुस्तहकम मुईशत हो रही है। आप इसका तो जवाब नहीं दे रहे। रेमिटेंसेस की कॉल ऑफ की थी, क्या आप कहेंगे कि आपको देखिए रेमिटेंसेस का तो आपको फरवरी मार्च में पता चलेगा। अच्छा, अभी जो नंबर्स आ रहे हैं देखिए रेमिटेंस के ऊपर हमने किसी की कनपटी पे गन पॉइंट तो नहीं रखा हुआ। अगर पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में जमहूरियत देखना चाहते हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बनानी चाहते हैं, मुल्क में आजाद अदलिया और आजाद मीडिया देखना चाहते हैं, they have to play their role. राइट नाउ अगर रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं तो ये सोचें कि गैर मुल्की पाकिस्तानी ये नहीं देखना चाहते। कहाँ पे बढ़ रही हैं? मुझे ये बताइए कि अगर रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं तो महर मुझे और आपको क्या फायदा है? आम आदमी को क्या फायदा है? पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी इंप्रूव हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ गई है या कम हुई है? सवाल इधर बड़ा ये है कि और आप अभी ये हुकूमत जो कह रही है, यू विल एग्री विद मी कि मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम नहीं, शरह तो कम हुई है सर। बात नहीं, बट इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, अब बिजली के रेट्स कम करने की बात और गो अहेड ले चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ के मुताबिक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। 2 मिलियन लोग जो है ओवरनाइट तो नहीं सही होना था ना। अगेन यू नॉट एन इकोनॉमिस्ट। 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ गया है। 20 अरब रुपए का वज़ीर मुबादला पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं। I am not arguing with you over the economy, फैसल। इस बुनियाद पे कामयाबी का दावा कर रही है ये हुकूमत जो है। MD IMF झूठी है, कह देना, बयान दे दें। झूठ पे काम कर रही है। MD IMF भी झूठी है, झूठी है, मकार है, कह दें। मुझे नहीं पता कि MD IMF का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, मगर मैं मुझे अगले सवाल पे आने दें। मेरे इस्लामाबाद, मेरे जेलम, मेरे लाहौर, मेरे सर सवाल पे आने दें। मेरे सिंध में, मेरे बलोचिस्तान में, मेरे KP में लोगों को महंगाई का सामना है, बेरोजगारी का सामना है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए सर। मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि IMF को आप जो डॉसियर हैंडओवर करते हैं, आप चीफ जस्टिस को अपने USB दीजिए, बिस्मिल्लाह, यू हैव ऑल द राइट टू डू सो। आप IMF को पहले भी खत लिख चुके, आप इस तशवीशनाक सूरत हाल जिसको आप कह रहे हैं बेड़ा गर्क हुआ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, एक पैकेज है जिसके सर के ऊपर हम चल रहे हैं और बार बार डिफॉल्ट से बच रहे हैं, आप उनको एक डॉसियर देना चाहते हैं और दे चुके हैं, बल्कि आज आपने उनका हैंड ओवर कर दिया है उमर अयूब साहब ने, जिसके ऊपर आप तमाम तर अपने साथ ह्यूमन राइट एक्सेसेस, अपने साथ तमाम जो आपके साथ हरकतें हो रही हैं उसको आपने कलम बंद किया है। I hope you condemn that. What is happening? So that is not the question. I'm not the one being interviewed here. My problem right now is sir कि जब इतनी सेंसिटिव टाइम से पाकिस्तान गुजर रहा है और आप खुद कह रहे हैं बेड़ा गर्क हुआ है, क्यों IMF को ड्रैग इन कर रहे हैं डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर? From absolutely not to please बिस्मिल्लाह कम है कि कल को ये पैकेज विड्रॉ कर दें ह्यूमन राइट्स के नाम पे या एक्सेसेस के नाम पे। वायलेशन जो इश्यूज हैं वो किसी मुल्क का मसला नहीं है, यूनिवर्सल इशू है। आपको मैं याद कराना चाह रहा हूं कि बने ना, मंडेला कहते हैं, मंडेला बने। भाई बात यह है अपने डोमेस्टिक इश्यूज को खुद कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने फलस्तीन कॉज को क्यों सपोर्ट किया? सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर। ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये यूनिवर्सल इशू है। Would you rather? Hang on. सर एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। हम उनको एक सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे कि देखिए आपका ये इशू है,
हमारे बच्चों के साथ, हमारी औरतों के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे कारकुनान के साथ, 14 बंदों की शहादतों के साथ हम बैठे हैं इस मुल्क में। बिस्मिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सवाल सुन लीजिए, कल को अगर ये पैकेज खींच लेते हैं और आप मुंह के बल गिरते हैं, इट्स ओके तो फिर आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाइए, इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ का क्या करेंगे? चार निकालेंगे आप बैठ के अगर हम डिफॉल्ट हो गए? हम यहाँ पे मुल्क के साथ या अमरीयत के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान का सर्वाइवल डेमोक्रेसी में है। तो पाकिस्तान का पैकेज नहीं, पैकेज मुल्कता हो जाए पूरा सिस्टम। नॉट आवर इशू। इट्स नॉट योर इशू इज ह्यूमन राइट वायलेशंस को एड्रेस कीजिए। IMF पैकेज इज नॉट योर इशू, इकोनॉमी इज नॉट योर इशू, हमारी डिफॉल्ट इज नॉट योर इशू। डू नॉट प्ले दैट कार्ड ऑफ मैं जेन्युइनली जानना चाह रही हूं सर, आपके साथ गलत हो रहा है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ, गलत हो रहा है। किसी को इस तरह दीवार से नहीं लगाना चाहिए। हर इलेक्शन के अंदर मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसके लिए अवाम ने वोट डाला है। एब्सोल्युटली सर, अदालतों को आजाद होना चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमारे लिए होनी चाहिए, और आपको राइट ऑफ एसोसिएशन और राइट ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए 100%। क्यों नहीं है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं सर, इसके एवज अगर ये पैकेज के ऊपर कंडीशन लग गई, ये खींच लिया गया, मजीद इंस्टेबिलिटी आई इकोनॉमिकली, दैट्स ओके। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप तो करते हैं कि 2.5 साल से हम मार खाएं, बच्चे हम अपने उठवाएं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। मैं नहीं तवक्को करती, मैं तो रियासत से भी तवक्को नहीं करती, मैं आपसे सवाल कर रही हूं। का तकद्दुस पामाल हम कराएं, अपने लीडर को 1.5 साल से हम अंदर रखें, उसकी बीवी को। भाई बात ये है कि यू आर नॉट बीन एबल टू ट्रीट योर सिटीजन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। आपका हमारे साथ वादा है रियासत का, हम शहरी रियासत के आइन के मुताबिक ट्रीट होना चाहते हैं। रियासत को ठेस पहुंच जाए, रियासत जो है अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो फिर हम कहां पे जाएंगे? अदलिया हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी पिटीशंस नहीं लग रही, हमारे बंदे जो हैं वो शहीद हुए हैं उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे 1.5-2 साल से लोग 9 मई के झूठे केसेस में अंदर हैं। अगर हम PTI को आज छोड़ दें तो आप सारे कहेंगे कि ठीक है आप बरीउल जमा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, मोहम्मद बिन कासिम इस मुल्क में क्यों, इस खित्ते में क्यों आया जब राजा दाहिर ने यहाँ पे बात नहीं सुनी? देखिए, आपको एड्रेस करने हैं, हम शहरी हैं, हमारा हक है, हमारे बुनियादी हकूक हैं। अगर उसका कोई इदारा, कोई शख्सियत, कोई पार्टी अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, फिर हमारा राइट है कि हम बाहर भी बात करें। कल को ये बात याद रखिएगा कि जब ऑपोजिशन पहले बाहर बात करती थी और मुलाकातें करती थी ना, इमरान खान कहते थे कि ये जाके डीलें करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी हुकूमत उल्टाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वो करे तो हराम और आप करें तो हलाल, और आप और ये नहीं हो सकता वो करें तो गद्दारी और आप करें तो ये सर्वाइवल है। ये जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना सर। अंदरूनी तौर के ऊपर स्वाबी में क्यों नहीं बड़ा मैदान सजा, क्यों अपने इख्तलाफात अंदर से खाए जा रहे हैं? मरवत के ऊपर सवाल है सर, ये इंटरनल मसला ही तो आपको ले डूब रहा है। मुझे ये बताइए कि आपको हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा इशू है, मरवत के ऊपर आज बात की है इमरान खान साहब ने, और राना सनाउल्लाह की डिफरेंट अप्रोच नजर नहीं आती आपको। अपना पार्टी रुकनी है तो एक की भी नहीं मुअत्तल हुई ना उनमें से। मरवत की पार्टी रुकनी मुअत्तल करने के हवाले से इमरान खान ने आज कुछ कहा है सर? इन पार्टियों की सियासत खत्म हो गई है। इमरान खान ने कुछ कहा है मरवत साहब की रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से आज? देखिए, पार्टी का इंटरनल मामला है, गौहर खान आपको बताएंगे, सलमान राजा बता सकते हैं। पता ही नहीं होता सर गौहर खान साहब, तो माजरत के साथ मुझे एक बात बता दीजिए, IMF वफ्द का FBR से मिलना, ऑडिटर जनरल से मिलना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मिलना, सुप्रीम कोर्ट से मिलना, मैं समझने से कासिर हूं सर कि ये सारी मामूल की बातें हैं, येस और नो? ये मामूल की बातें क्यों नहीं हो रही है? या मुझे बस पहले येस और नो बताएं। रीजन बताइए। येस और नो, आई एम नॉट हियर टू बी प्रोसिक्यूटेड। आपको मैं जवाब दूंगी, येस और नो? नो नो। सो बैरिस्टर गौहर कैसे कह रहा है ये मामूल की बातें हैं सर? ये कौन से आप, ये कौन सी मामूल की बात? बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मामूल की बातें हैं सर। आप IMF का जो अलग ही तर्ज पे वो चढ़े डेलीगेशन है, होते हैं सर। जुडिशरी पे चला गया है तो उसको हुकूमत ने इजाजत दी है। हुकूमत का काम नहीं था कि उसको मना करते। हुकूमत जो है, अगर आप पैसे लेंगे, फ्रॉड करेंगे, को पार्टी से निकाला, बैरिस्टर गौहर को नहीं पता। आप चीफ जस्टिस से मिलता है IMF वफ्द तो कहते हैं मामूल की बात है। शाह महमूद कुरैशी जेल में बैठा हुआ कहते हैं मामूल की बात नहीं है। डेफिनेटली नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब का तो कॉन्डक्ट जो है वो खुद अपना जवाब दे ना, मेरी सिर्फ ये बात बताएं। नहीं तो हुकूमत ने IMF के डेलीगेशन को एंगेज क्यों नहीं किया कि भाई हमारा इंटरनल मामला है, आप नहीं आए? ये हुकूमत की टेस्ट अप्रूवल से मिले हैं। फैसला कर लेना, आप कैसे बात कर रहे हैं? आपका चेयरमैन कह रहे हैं मामूल की बातें हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल ही सेज। तो आप खुद तो फैसला कर लें। मैं समझता हूं कि IMF के वफद की जो ये मुलाकातें हैं, आपका चेयरमैन नहीं समझता ना सर, आपका चेयरमैन नहीं समझता। चेयरमैन हैज टू एनहांस हिज नॉलेज।
उनको करना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ ना सर। और हमारी पार्टी में चेयरमैन खुदा नहीं होता। अच्छा। हमारी पार्टी में इमरान खान साहब से भी लोग इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह माफ करे सर, इमरान खान भी खुदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुदा नहीं है, इख्तिलाफ करते हैं हम, इसलिए कि हमारी पार्टी में जमहूरियत है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा चेयरमैन कोई बात करेगा और मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ तो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। आई कैन से दैट एंड माय चेयरमैन मरवत तो पब्लिकली जो कहता है लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मरवत से क्या मसला है सर? चेयरमैन विल एंडोर्स इट। मरवत साहब से क्या मसला है? मैं समझता हूँ कि मरवत साहब का जो तरीकाकार है वो गलत था, लेकिन मरवत साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है मैं समझता हूँ कि उस पर नजरसानी की जरूरत है। वो भी गलत है, फिर नजरसानी की जरूरत है। ओके। और इमरान खान ने इस हवाले से आज क्या कहा? इमरान खान साहब ने जो भी कहा है वो पार्टी के जो उमर अयूब और शबरी फराज साहब को कहा है। मुझे इस तरह से मैं डायरेक्शन नहीं दी। अगर डायरेक्शन इमरान खान साहब ने कोई दी होती तो अभी तक मैं रिवील कर चुका। ग्रैंड अलायंस की तश्कील का मकसद क्या है एग्जैक्टली? ग्रैंड अलायंस एक पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड है। पाकिस्तान की तमाम जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, हम उनको लेके आना चाह रहे हैं एक नुक्ते के ऊपर, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट वायलेशन और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के ऊपर। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम उनसे बात कर रहे हैं, एंगेज करें। हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं या पार्लियामेंट के बाहर शख्सियात के हैं पोलिटिकल, हम उनके साथ और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द जो वॉक्स ऑफ द लाइफ में जो हमारे लोग हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पीका के भी ऊपर हम बात करें, आज़ाद अदलिया के ऊपर भी बात करें, 26वीं तरमीम की जो शिकें हैं जो अदलिया से मुतल्लिक हैं, हम अपने जो JUI है या दूसरी जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करें। और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन द सेम पेज। अब आप लोग अर्ली इलेक्शंस का एक ही मकसद अभी तक आप लोगों ने हाईलाइट किया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी तक तब्दील हुआ नहीं है सर, उसके लिए भी अभी काम। That's also part of that London plan and election fraud. We always say that minority को majority के ऊपर impose करने में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा हाथ है, जो कि एक पपेट की तरह है। नहीं, अब इंगेज कर, अब कमिटियां बनाने की के लिए नामों का कह दिया है ना, या सादिक साहब ने वो कह रहे हैं कि नाम भेजिए कि इसके ऊपर भी फैसला। आपको पता है कि इसमें जो पहल की है PTI ने की है। जी जी, आपने खत लिखे, हमने खत लिखे बिफोरहैंड। वी वांट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर। हमारी सर आप इंडिपेंडेंट समझ के ही सुल्तान राजा साहब को लाए थे। आप लोगों को तो वैसे कुछ समझ ही नहीं थी मुझे लगता है अपने दौर में। हर फैसले पे लेने के देने पड़ गए, हर मौकफ के ऊपर यूटर्न लेना पड़ गया। हमने हमेशा ये कहा है, इमरान खान ने 2 बातें तस्लीम की, एक थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत लेना और बाजवा को। हाँ, वो गलती थी, दोनों गलतियां, और इमरान खान साहब इसको एक्नॉलेज करते हैं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी गलती थी, बिल्कुल गलती थी, और सुल्तान राजा को लगाना भी गलती थी। सुल्तान राजा को मैं गलतान था। अच्छा। और उस वक्त हमने कहा भी था, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जो फैसला, और फराह गोगी को लगाम ना डालना भी गलती थी। देखिए, फराह गोगी कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है कि जिस पे बात की जाए। वाओ सर, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी लॉन्ड्रर्स के हवाले से खत लिखे जा रहे हैं, मगर मनी लॉन्ड्रर तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़े एलिगेशंस हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर है। एंड मुझे एक बात बताइएगा सर कि ये ग्रैंड अलायंस कब तक एक हतमी फैसले पर और एक हतमी शेप में पहुंच जाएगा? गिव मी अ टाइमलाइन। देखिए, टाइमलाइन आई विल रिस्ट्रेन, मैं नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि महर जो हमारा जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके मुख्तलिफ नजरिए, हम बेयर मिनिमम कंसेंसस पे आएंगे। इट मे टेक, हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, रमजान से पहले आपको कोई मेजर डेवलपमेंट नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, इतलात हैं कि सीनियरिटी से मुतल्लिक रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज किया जाएगा, जबकि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुतनब्बे किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। राना सनाउल्लाह ने नाम लिए बगैर 2 जजेस को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप ऐसे प्रोपेगेंडा का मौजब बने हैं कि जो पूरे इदारे को बदनाम कर रहा है, इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है, 8 जजेस एक तरफ होते थे, 7 दूसरी तरफ होते थे। ये मामला कभी काबीना में जेर बहस नहीं आया। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या फिर खत लिख देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने IMF के वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दिया जाए, सिस्टम को ना रोकिए, मुझे जजेस लाने दीजिए। चीफ जस्टिस ने यह शिकवा भी किया कि 4 जजों का खत अभी खोला भी नहीं था कि देखा कि टेलीविजन पर चल रहा है, ना जाने इंतजार क्यों नहीं करते, पैनिक क्यों कर जाते हैं। ये वही एतराज़ है कि जो आज हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की जानिब से 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का इंतबा ना सिर्फ दलील है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर खलीज गहरी हो रही है, बल्कि यह भी वाज़ेह है कि इंसाफ के हाथों में इख्तलाफ रखने वाले जज साहिबान की गुंजाइश बहुत कम
या ना होने के बराबर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजों की तादाद में इजाफा, जज साहिबान की तकर्रियां और तबादले, सीनियरिटी के पैमाने, तासुर यही है कि सब हुकूमत की ऐन मंशा के मुताबिक हुआ है। मुनज़्ज़म तरीके से इन तमाम जज साहिबान को नजरअंदाज किया गया जिन्होंने हुकूमत की जानिब से की गई कानून साजी और पॉलिसीज पर सवाल उठाए। गुज़िश्ता रोजी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत की जानिब से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सामने आ गया है। फैसले में कहा गया है कि आइन जजेस की तैनाती और तबादले में फर्क वाज़े करता है। तैनाती और तबादले को एक ही मायने नहीं दिए जा सकते। हाई कोर्ट का जज तैनात होने पर हल्फ उठाकर ऑफिस संभालता है। हाई कोर्ट के जज के तबादले पर दोबारा हल्फ उठाने से मुतल्लिक प्रोसीजर खामोश है। यह अखज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाई कोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हल्फ लेगा और अगर ट्रांसफर होने वाले जज का दोबारा हल्फ जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र किया जाता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने की वजूहात से भी आगाह किया है। तहरीरी फैसले में जजेस की तैनाती, तबादले और जजेस के हल्फ से मुतल्लिक आइन की मुतलका शिकों को भी ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है, जबकि भारतीय जजेस के तबादले का हवाला और हल्फ के मतन को भी ऑर्डर में शामिल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर ने जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्रांसफर किया। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बनाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज साहिबान ने नाजरीन अपने खत में सीनियरिटी लिस्ट की कानूनी हैसियत और इंतजामी और महकमाना प्रमोशनल कमेटियों में तबादला शुदा जजेस की शमूलियत पर सवाल उठाया था। खत में कहा गया था कि ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाए कि जिस दिन वो हल्फ उठाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। नए आर्टिकल 175 के तहत हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज से होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। एक तरफ IMF का वफ्द पाकिस्तान के हर इदारे महकमे में के साथ मुशावरत कर रहा है जिसकी हवाले से बड़े सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अहम तरीन मुलाकात हुई है MD IMF से और इसके मुस्बत नताइज के हवाले से वो दावा कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है IMF वफ्द की जहाँ मुलाकातें हो रही हैं हर इदारे से, उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, तो अब इतनी गैर मामूली दिलचस्पी क्यों करप्शन के हवाले से और अमल दरामद के हवाले से और हर महकमे में ऑडिटर जनरल, FBR, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यू नेम इट। और दूसरी तरफ अब उसके बाद बात करूंगी मैं कि MD IMF बड़ा मुस्बत एक बयान दे रही है, मगर पहले बताइएगा इतनी गैर मामूली दिलचस्पी क्यों है? तो मैं साहिबा लेट मी ट्राई एंड क्लैरिफाई कि ये एक टेक्निकल असिस्टेंस मिशन है। इसकी जो अग्रीमेंट है वो जो लास्ट MEFP सितंबर में पाकिस्तान ने साइन किया था उसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में किया गया था। इट सेड द फॉलोइंग: पाकिस्तान एक ग्लोबल गवर्नेंस एंड करप्शन बेंचमार्क करेगा IMF के साथ, उस पर एक रिपोर्ट बनेगी और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क ये कहता है कि वो 2025 जुलाई में पब्लिश होगी। ये एक 2018 का फ्रेमवर्क है जिसमें क्या चीजें हैं? 6 चीजें हैं मेहर साहिबा: फिस्कल गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट, मार्केट रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ एंड AML। इस फ्रेमवर्क के अंडर आपने CJ के साथ मुलाकात देखी, आपने ये भी देखा कि AML FMU में मुलाकातें हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेंचमार्क जो है आई थिंक ऑब्वियसली जब एग्री हुआ मे बी आप कह सकते हैं कि उस पर ये बात की जा सकती थी कि हम ऑलरेडी जब एग्री हुआ, बड़ा वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं बिकॉज ये इंग्रेस तो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है ना सर, एंड इट इज बॉदरिंग एंड राइटफुली सो, इट इज बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। So Meher Saiba, this program, the current one, is different in 2 regards. One, it first went down to the level of the provinces, जहाँ पे आपने agriculture, income tax, wheat support price इन पे बात की। जो बेहतरीन था। The last 2 programs जिनका मैं दोनों का हिस्सा रहा, 13-16 तो literally रन किया है पाकिस्तान के लिए।
वी केप्ट इट टू 3 थिंग्स: पाकिस्तान का मालियाती खसारा, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा और पाकिस्तान के एनर्जी डेफिसिट्स. दिस वाज लार्जली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम. क्योंकि प्रोविंसेस तक गया और फिर बेंचमार्क मैंने ये पहले पढ़ा था और उस पर मैंने ट्वीट भी किया था कि इट इज देयर और सम टाइम इन जनवरी फरवरी वी वुड हैव टू. सो ये तो अब एक निगोशिएशन का पार्ट बन चुका है जो अथॉरिटीज ने एग्री किया था. सो मगर डॉक्टर साहब अभी अगली ट्रांच तो शायद मुतासिर ना हो, मगर कहीं आगे चलकर कहीं ना कहीं ये कंडीशनैलिटीज लगाई जा सकती हैं कि आप बेहतर अमल दरामद कराएं या ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस को देखिए या आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को देखिए या करप्शन का खात्मा कीजिए या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद हो या ऑडिटर जनरल की जो एक रीच है हर महकमे में उसके हवाले से कोई बात. मेहर साहिबा, आपने ठीक बात सामने रखी. अगर लास्ट रिपोर्ट अथॉरिटीज पढ़ें पाकिस्तान की, वो श्रीलंका पे थी, इससे पहले कुछ अफ्रीकन कंट्रीज पे है. फिर एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस है श्रीलंका की गवर्नेंस के बारे में इन सब एरियाज में जिनका हमने जिक्र किया है. देन दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द MEFP इन द कमिंग ईयर्स. इसलिए बहुत जरूरी अब ये हो गया कि इसको हैंडल करने के लिए जो मुलाकातें हों उसमें जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसे आए कि कम से कम, जिसको आप लोग कंडीशनैलिटीज कहते हैं या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स या क्वांटिटेटिव या इंडिकेटिव वो सामने आए. But we would have to be more governance related in the next 2-3 MEFPs जो साइन होंगे जुलाई के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान जी मौजूद थे. कह रहे थे ये पहले ही कंडीशन लगा दी गई थी जिससे बहरहाल हम अपनी वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं. वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि धमकियां और साथ ही हाई अलर्ट पर रख दिया गया है एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को फ़लस्तीन के मामले पर. स्टे विद अस. एक ऐसे वक्त में जब आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा पर अमरीकी कब्जे के मंसूबे को हट धर्मी से दोहराया है. इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा जंग एक बार फिर शुरू करने की भी धमकी दे दी है. आज ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात में एक बार फिर गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने और गजा की तामीर नौ के ख्याल को दोहराने के साथ साथ अब मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे की हमायत भी कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने शाह उर्दन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमेरिका गजा को खरीदने नहीं जा रहा मगर गजा अमेरिका के मातहत ही होगा. जब सहाफी की तरफ से यह पूछा गया कि अगर फलस्तीनी वापस गजा जाना चाहेंगे जो कि उनका हक है तो फिर आप क्या करेंगे. गजा के अमरीकी टेक ओवर के अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मगरबी किनारे के इजराइल से इल्हाक से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि अभी यह बात मौजू एक गुफ्तगू नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो इसकी हमायत करेंगे. अमरीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह उर्दन ने अमरीकी सदर के मंसूबे की खुलकर हमायत करने की बजाय ये कहा कि अरब ममालिक और मिस्र इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं. देखना तो अब यह है कि खित्ते के ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की हैरानकुन तजवीज़ पर उनके साथ किस तरह काम कर सकते हैं. जबकि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाह अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए ये लिखा है कि मैंने गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की बेदखली के खिलाफ उर्दन के साबित कदम मौक़िफ़ का इआदा किया है और ये पूरे अरब का मुतहिदा मौक़िफ़ है. फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ और संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटना सबकी तरजीह होनी चाहिए. शाह उर्दन के अलावा मिस्र का गजा की तामीर नौ और फलस्तीनियों के बेदखली पर मौक़िफ़ सामने आया है. मिस्री वज़ीर ख़ारजा का यह कहना है कि वो गजा की तामीर नौ के लिए एक जामे तजवीज़ पेश करने का इरादा रखते हैं मगर साथ ही मिस्र में ज़मीन मुख्तस करने की मुखालिफत करते हुए यह भी कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल ना किया जाए, उसकी हमायत नहीं की जा सकती. उर्दन और मिस्र के अलावा सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना इजलास में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि ऐसा कोई मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा और मुस्तकिल अमन सिर्फ दो रियासती हल के जरिए ही हासिल किया जा सकता है. फ्रांसीसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को सियासी ऑपरेशन करार देते हुए कहा है कि आप 20 लाख लोगों को अपनी सरजमीन छोड़ने का नहीं कह सकते कि अब तुम्हें अपनी सरजमीन से घर बार छोड़कर कहीं और जाकर बसना होगा. गजा कोई रियल एस्टेट नहीं बल्कि लाखों जानों का मामला है. ऐसा करना इंसाफ के खिलाफ होगा. जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के 30 इंसानी हकूक माहिरीन का अपने मुश्तरका बयान में यह कहना है कि एक बड़ी ताकत की तरफ से इस तरह की खुली धमकियां काबिल मुज़म्मत है और
इस तरह की खिलाफ वर्जियों के आलमी सतह पर अमन और इंसानी हकूक के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। दुनिया नौ आबादियाती फतह के स्याह दिनों में वापस चली जाएगी। गैर मुल्की इलाकों पर जबरदस्ती हमला करना और उनका इल्हाक करना, उसकी आबादी को जबरदस्ती मुल्क बदर करना, फलस्तीनी अवाम को उनके नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत से महरूम करना वाज़े तौर पर गैर कानूनी है। नाज़रीन, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ट्रैकर नामी एक्स अकाउंट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल की अंधी हमायत पर यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 से अब तक यहूदी लॉबी से $203 मिलियन वसूल कर चुके हैं, कि जिसमें उनकी इलेक्शन मुहिम के दौरान दिए जाने वाली मदद भी शामिल है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र और उर्दन की इमदाद बंद करने की धमकी के अलावा हमास को भी वार्निंग दी थी कि अगर हफ्ते की दोपहर तक तमाम इजराइलियों को रिहा ना किया गया तो अमन मुआहिदा खत्म करने की तजवीज़ दे दूंगा, कि जिसके बाद तबाही आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी एक ऐसे वक्त दी कि जब शाह उर्दन अब्दुल्ला की व्हाइट हाउस में मुलाकात होनी थी, और इस मुलाकात से कबल दोनों सरबराहान के दरमियान फलस्तीनियों की आबादकारी को लेकर सख्त बयानात का तबादला भी हो चुका था। शाह उर्दन गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान भी वाज़े कर चुके हैं कि किसी सूरत वो फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद नहीं होने देंगे। गजा को खाली करवाने, फलस्तीनियों को उर्दन भिजवाने की मुखालिफत और इस पर अमरीकी रद्द अमल और दबाव के हवाले से BBC ने लिखा है कि मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को शाह उर्दन की तरफ से शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ सकेगा, मगर शाह अब्दुल्ला एक बड़ी टाइट रोप पर चल रहे हैं कि जिसकी एक जानिब अमरीका से करीबी सफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ वो फलस्तीनी हैं कि जिनकी उन्हें मुल्क में भरपूर हमायत हासिल है। इसी टाइट रोप के हवाले से अल जजीरा ने अपने तज्जिए क्या उर्दन के शाह अब्दुल्ला गजा मामले पर अमरीकी दबाव बर्दाश्त कर लेंगे में लिखा है कि उर्दन में पहले ही फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मजीद फलस्तीनियों की आबादकारी शाह उर्दन के लिए रेड लाइन होगी। ऐसा करने से उर्दन तबाह हो जाएगा, क्योंकि उर्दन के अपने शहरियों की बका मजीद खतरे में पड़ जाएगी। और अभी तक अमरीकी सदर को अपने किसी मुतालबे पर कामयाबी तो हासिल नहीं हुई। अलबत्ता अमरीकी इंतजामिया फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास पर दबाव डालकर एक ऐसे हुक्मनामे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गई है कि जिसके तहत इजरायली फोर्सेस के हाथों कैद या शहीद होने वाले फलस्तीनियों के अहले खाना को अदायगियों के निज़ाम को सस्पेंड और मनसूख कर दिया गया है। 20 जनवरी से अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, चीन, मेक्सिको पर टैरिफ आयद कर चुके हैं। गजा की सफाई के अलावा अरब ममालिक को फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए दबाव डाल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ही उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% टैरिफ आयद किया है, मगर अब अमरीकी सदर ने गेटवे टू यूरोप और रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले अपने अहम तरीन इत्तेहादी यूक्रेन से पहला बाज़ाब्ता मुतालबा करते हुए यह कहा है कि हो सकता है यूक्रेन कल रूस का हिस्सा बन जाए। इस वजह से रूस के खिलाफ $500 बिलियन की जो सपोर्ट और मजीद इमदाद हमने यूक्रेन को दी है, इसके बदले अब यूक्रेन हमें नायाब जमीनी मदनियात फराहम करे। डोनाल्ड ट्रंप 17 देहातों पर मुश्तमिल ऐसी नायाब जमीनी मदनियात की मांग कर रहा है कि जिनका दुनिया में कोई मारूफ मुतबादिल मौजूद ही नहीं है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा और अरब दुनिया को लेकर पॉलिसी एग्रेसिव से एग्रेसिव होती चली जा रही है। तकरीबन तमाम अरब ममालिक अमरीका की मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। That's it for tonight. Good night, Allah Hafiz.